आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो आपके लिए होने वाला है खास। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपने विगत वर्षों के प्रश्नों को हल किया होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग टीएसटी 2011 का प्रश्न हल करने वाले हैं। यह प्रश्न पत्र दोनों ही विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित होगा, जिन लोगों ने पहले हल कर लिया है अथवा जो नए विद्यार्थी हैं, क्योंकि पुराने प्रश्न पत्र को हल कर लेने से आपको परीक्षा पैटर्न तथा पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति का पता चल जाता है। तो साथियों, इससे पूर्व हम लोगों ने टीएसटी 2011 और टीएसटी 2016 और टीएसटी 2021 का भी प्रश्न पत्र हल किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट से आप उन्हें देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टीएसटी 2011 का हल करने जा रहे हैं हम लोग प्रश्न पत्र। तो आज की यह पाठचर्या प्रारंभ की जाए उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, यह दोनों ही रचनाएं जो हैं स्वामी गोकुलनाथ की रचनाएं हैं, गोस्वामी गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। तो रानी केतकी की कहानी, यह कहानी लिखी गई है इंसा अल्लाह खां द्वारा। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। तो सदल मिश्र की रचना, मुझे उम्मीद है कि आपने नासिकेतोपाख्यान को चुना होगा। विकल्प इसका राइट आंसर है 4। बाकी रानी केतकी की कहानी अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि इंसा अल्लाह खां की रचना है, जबकि जो है सदल मिश्र की रचनाएं जो हैं वह है नासिकेतोपाख्यान और प्रेम सागर, सुख सागर, ये रचनाएं लल्लू लाल की रचनाएं हैं। तो इसमें विकल्प 1, 2 और 3 को छोड़ करके आपने विकल्प 4 चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है कि सराहपा का संबंध निम्न में से किससे है। तो सराहपा, इनका नाम सरोज ब्रज भी है और इन्हें राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का पहला कवि माना है और इनका संबंध जो है वह सिद्ध साहित्य से है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश कृति के लेखक कौन है। और इस प्रश्न का जवाब स्वामी दयानंद आपने चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी। आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 3 को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। और उत्तर में मुझे उम्मीद है कि आपने चंद्रवरदाई को चुना होगा। अगला प्रश्न है कि कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने उत्तर में मुझे उम्मीद है कि चयनित किया होगा संत काव्य
धारा, विकल्प 1 तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि खुमाण रासो के रचयिता कौन है। तो आप जानते हैं खुमाण रासो लिखी गई रचना है दलपत विजय द्वारा। तो विकल्प 1 के साथ आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन संत कवि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो कबीरदास, गुरु नानक और रैदास संत कवि हैं, जबकि तुलसीदास सगुण काव्य परंपरा के सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प 3 नाभादास को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या रही है। तो इसमें जो है विकल्प 3 रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है। पद्मावत कृति के रचनाकार आपको बताना है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो इसका जवाब आपने अवधी भाषा चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अष्टयाम के रचयिता कौन है। तो अष्टयाम कृति का रचनाकार आपने चुन लिया है नाभादास को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। विकल्प 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं। तो नंददास सगुण काव्य परंपरा में कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूरसागर किस भाषा की कृति है। सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी गई सूरदास की रचना है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इसमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। तो सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर तरावली सूरदास की रचनाएं हैं, जबकि रास पंचाध्यायी के रचनाकार नंददास हैं। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें से कृष्ण कवि कौन सा नहीं है। तो सूरदास, कृष्णदास और रसखान हैं। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो तुलसीदास जो है दास्य भक्ति रूप में है, सेवक के रूप में और प्रभु के रूप में वह अपने इष्ट को मानते हैं और स्वयं को सेवक स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो भैया इसमें बड़ा ही आसान सा उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। अगर विकल्प 4 के साथ आप जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर। रसमंजरी जो है यह तुलसीदास की रचना ना होकर के बल्कि नंददास की रचना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है, और इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने लिखा होगा रामचरितमानस को। तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प 3। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है
कि रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। तो रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा प्रश्न संख्या 24 का अगर उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है ब्रज भाषा, तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने कविता लिखी है। तो प्रश्न संख्या 25 का जवाब अगर आपने जिसने वीर रस की कविताएं लिखी हैं, जिसने वीर रस में कविताएं लिखी हैं, तो जवाब हो जाएगा भूषण, विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूषण ने जो है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा जैसी रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 26 का जवाब फटाफट करिए और मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आपने जो है सेलेक्ट किया होगा ब्रज भाषा, बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए। 719 दोहे, 719 दोहे हैं बिहारी सतसई में, बिहारी द्वारा लिखा गया यह दोहे पर ग्रंथ है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता को सर्वाधिक हुआ है, तो जवाब हो जाएगा घनानंद, विकल्प 3। सुजान इनकी प्रेयसी का नाम था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रीति मुक्त कवि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 28 का जवाब अगर आपने केशव दास को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कवि प्रिया के रचनाकार कौन है। कवि प्रिया कृति के रचनाकार केशव हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भारतेंदु जी की रचना नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 30 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प 4 पद्मावती, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 31 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प 4 रणधीर प्रेम मोहिनी, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए आधुनिक युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है कवि वचन सुधा पत्रिका, विकल्प 1, तो राइट आंसर है, जिसका सूत्रपात भारतीय युग की यह कविता है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो आप जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि छायावादी नहीं है। कौन सा कवि छायावादी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब क्या बनेगा। अगर आप विकल्प 4 के साथ हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ये 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के, और विकल्प 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति सबसे अधिक है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया सुमित्रा नंदन पंत को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी काव्य की सृष्टि इसमें कौन क्या है। तो प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया यथास्थितिवादी, विकल्प 4 तो राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना इसमें जो है वह युगधारा जो है वह नहीं है, क्योंकि युगधारा बाबा नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि के मुख्य तथ्य क्या था? तो प्रश्न संख्या 39 का अगर राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया है नई राहों का अन्वेषण, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो तार सप्तक के कवि के रूप में कौन नहीं है? तो इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है शमशेर बहादुर सिंह को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल ये लोग हैं। तो मुक्तिबोध हैं विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। शमशेर बहादुर सिंह जो है यह दूसरे शतक के कवि हैं, दूसरे शतक के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आपने अज्ञेय को प्रयोगवादी कवि बताया, तो 2 विकल्प इसका राइट आंसर है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुलाबी बन्नो कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अलका जयशंकर प्रसाद द्वारा चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक में जो है चाणक्य है, कार्नेलिया है, शकहार है, सिंहरणा, अंबिक है, इसके बाद कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी, ये सारी जो सारे पात्र जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के हैं। अगला प्रश्न, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? बड़ा चर्चित प्रश्न है यह। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है यह, तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी स्वीकृति आत्मकथा इसमें है? तो देखिए इसमें आत्मकथा के रूप में जो है अर्धकथानक है, इसे आत्मकथा माना जाता है। इसके अलावा जो है कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, जिसके लेखक अमृत राय हैं और प्रेमचंद की जीवनी है। जबकि चीणों पर चांदनी यह रचना यात्रा साहित्य है और यह यात्रा वृतांत निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, यानी यह उपन्यास है, यह यात्रा साहित्य है और यह जीवनी है। तो विकल्प 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अर्धकथानक किस विधा की रचना है? अभी ऊपर हम लोगों ने इसको पढ़ा था। विकल्प 4 के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है, बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न है प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो प्रसाद द्वारा लिखा गया इरावती एक यथार्थवादी उपन्यास है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 49 का जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास गोदान, कर्म भूमि और सेवा सदन है। जबकि अज्ञेय द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रिपोर्टाज विधा का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो रिपोर्टाज विधा का आरंभ छायावादोत्तर युग या प्रसादोत्तर युग से माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान इसके प्रारंभ करता है। लक्ष्मीपुरा उनका पहला रिपोर्टाज माना जाता है, 1938 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था।
अगला प्रश्न है कि हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? तो हमारी यात्रा यात्रा साहित्य लिखने वाले रचनाकार लोचन प्रसाद पांडे हैं। विकल्प इसका 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र कौन सा है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र आपको बताना है और इसका विकल्प आपने सेलेक्ट कर लिया, रेखा चित्र और सेतुबंध। तो दोनों ही हैं, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अमिट रेखाएं संस्मरण रेखा चित्र के चित्रकार कौन है? तो अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक की रचना है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी कौन सी है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा 54 का जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या अकाल पुरुष गांधी। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा उद्धव शतक। विकल्प 1। निहार की रचना किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा भूषण कवि। विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि सूरदास की कौन सी कृति नहीं है? तो इसमें जवाब हो जाएगा सूरसागर की कृति कौन सी है पूछा जा रहा है। तो साहित्य लहरी। विकल्प 2। बाकी गंगा लहरी, गीतावली और कवितावली ये सारी रचनाएं सूरदास की रचनाएं नहीं हैं। कवितावली, गीतावली ये दोनों रचनाएं तुलसीदास की हैं, जबकि गंगा लहरी पृथ्वीराज का काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली तुलसीदास की रचनाएं हैं, जबकि साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो विकल्प 4 के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इसका आपको जवाब बताना है। तो महादेवी वर्मा की रचना निहार है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है, जबकि साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना और कामायनी के रचनाकार जय शंकर प्रसाद हैं। कामायनी जय शंकर प्रसाद की रचना है। पंत की रचना बड़ी ही चर्चित है, लोकायतन। लोकायतन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रिय प्रवास जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि आंसू प्रसाद की रचना है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है और शांत गीत महादेवी वर्मा की रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि महाकवि भूषण की रचना। तो महाकवि भूषण की रचना आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने छत्रसाल दशक विकल्प 4 चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन जो है अपने किस ग्रंथ के आधार पर किया? और प्रश्न संख्या 63 का राइट जवाब आपने बताया नाट्यशास्त्र। तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभावों के भेदों की संख्या 4 है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य 4 तरह के अनुभाव होते हैं। अगला प्रश्न, वीरों का हो कैसा बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? और विकल्प में अगर वीर रस आपने चुना तो राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें करुण रस है, विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है कि इसमें भक्ति रस है, तो भक्ति रस। अगला प्रश्न, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। तो इसमें विकल्प एक सही हो जाएगा, भक्ति रस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो आप जानते हैं कि दोहा, चौपाई, रोला ये सारे मात्रिक छंद होते हैं, तो विकल्प 4 के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 70 का आपको जवाब बताना है। छंद शास्त्र का प्रणेता आप मानते हैं पिंगल मुनि को, इसी कारण इन्हें पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? और उत्तर में अगर आपने चौपाई चुना तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? और आपने दोहा चुना तो विकल्प एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कवि खद्दोत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो जवाब हो जाएगा इसमें विरोधाभास, विकल्प 4। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुलयद, खुला अंग खिला हो ज्यों ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। तो जन जानो ज्यों शब्द से आप तुरंत उत्प्रेक्षा मारिए, विकल्प एक के साथ जाइए, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? और आपने चरण कमल बंधव हरिराई में रूपक अलंकार चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, विकल्प 2। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी पटना किस बोली का क्षेत्र है? तो जवाब हो जाएगा मगही, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली की पहली रचना इसमें से कौन सी है? तो लल्लूलाल द्वारा लिखा गया प्रेम सागर, विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर, थोड़ा सा चुनने में आपको दिक्कत हो रही होगी क्योंकि इसमें अवधी और छत्तीसगढ़ी दोनों ही पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो आप इसे सस्पेंस में रख सकते हैं, यानी इस प्रश्न को आप त्रुटिपूर्ण मान लीजिए। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी में कौरवी, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली 5 बोलियां हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। बनाफरी किसकी उपबोली है? तो जवाब हो जाएगा बनाफरी बघेली की उपबोली है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। और सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध ब्राचड़ अपभ्रंश से है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो जवाब हो जाएगा भारोपी परिवार, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा जूता, विकल्प 1 इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कि दशानन शब्द कौन सा शब्द है? तो दशानन योग ऋण शब्द है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? तो इसमें विकल्प अगर आपने चुना है 4 तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण के रूप में क विकल्प अल्प प्राण है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि मूलतः कैसी लिपि है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब बनेगा यह मूलतः अक्षरात्मक है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने लिख दिया यह वर्णात्मक लिपि है, विकल्प 3 तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तोता डाली पर बैठा है, इसमें कारक आपको बताना है। तो में पे पर किसका है? अधिकरण कारक का उदाहरण है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन क्या बनेगा? साधु एक वचन है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो स्त्रीलिंग शब्द के रूप में अरहर जो है यह स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कि विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या धन अभ्यास, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। तो प्रश्न संख्या 95 के बाद हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखिए दोनों विकल्प प्रिंट हो गया है, विद्या धन अभ्यास, विद्या धन अभ्यास। तो 1 और 3 दोनों इसका उत्तर हो जाएगा, विद्या धन अभ्यास यह भी है। तो इसमें पूछा गया होगा कि संधि विच्छेद क्या होगा। प्रश्न त्रुटिपूर्ण है थोड़ा सा ये, ठीक है। इसमें यह गलत है। अगला प्रश्न, नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में समास आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 96 का उत्तर कर्मधार है, अगर आपने चुना है तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज में द्विगु समास होगा, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अपने हाथ से स्वयं काम करो का शुद्ध वाक्य क्या होगा? जवाब हो जाएगा अपना काम, अपने हाथ से स्वयं काम करो का शुद्ध रूप बनेगा अपना काम स्वयं करो, विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि रामेण शब्द रूप की कौन सी विभक्ति है? तो जवाब हो जाएगा तृतीया विभक्ति, विकल्प 3। अगला प्रश्न, बादल का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? तो भरकट शब्द जो है यह बादल का पर्यायवाची नहीं है, यह भरकट ना होकर के बल्कि मरकट होता है और यह बंदर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि अर्वाचीन का विलोम शब्द आपको बताना है। अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन, विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या बनेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा बनावट, विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। जवाब हो जाएगा विकल्प 1 पूरक। अगला प्रश्न है कि बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना, विकल्प 1।
अगला प्रश्न है कि छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा बुरा हाल होना। विकल्प ए किसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक और इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि कालिदास ही आपने चुना होगा। विकल्प ए किसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसमें कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम यह कालिदास की रचना है। तो प्रतिमा नाटकम के साथ आप विकल्प 4 बिल्कुल राइट आंसर है, यह भास की रचना है। अगला प्रश्न, मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो मालती माधव लिखा गया है भवभूति द्वारा। विकल्प ए किसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो भारवी द्वारा लिखी गई रचना किरातार्जुनीयम है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल वध के लेखक कौन है? शिशुपाल वधम माघ की रचना है। विकल्प ए किसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? और उत्तर में आपने 10 कुमार चरितम अगर चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नैषधि चरितम के रचनाकार कौन है? और श्रीहर्ष उत्तर आपने बताया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्याधनालय विद्यालय। विकल्प ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महोत्सव में कौन सी संधि है? तो महाधन उत्सव महोत्सव बनेगा गुण संधि। विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि सचित में संधि आपको बताना है। तो इसमें संधि आपकी बनेगी सतधनचित सतधनचित, और यह आपकी जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि। सारे विकल्प गलत हैं इसके। अगला प्रश्न, गृहम गच्छत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गृहम गच्छत शब्द का संधि आपने गृहम धन गच्छति, गृह गच्छत का संधि गृहम धन गच्छति बनेगा। विकल्प ए किसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में अव्ययी भाव समास है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रतिदिनम में कौन सा समास है? प्रतिदिनम प्रतिदिनम का समास विग्रह आपको बताना है। तो यह अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है, और दिन प्रतिदिन इसका विकल्प बनेगा दिनम दिनम। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरिते शब्द में कौन सी विभक्ति है? और इसका जवाब अगर आपने चतुर्थी सेलेक्ट किया तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जगत शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो एक वचन। विकल्प ए किसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तिष्ठति धातु में कौन सा लकार है? तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा लट लकार। अगला प्रश्न है कि अपिवत धातु का कौन धातु रूप में कौन सा लकार है? जवाब हो जाएगा इसका लंग लकार। विकल्प ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रजा भया स्वस्थ शब्द में कौन सा कारक है? जवाब हो जाएगा इसका विकल्प 2 राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? सयुक्ते प्रधाने में कारक आपको बताना है, और इसका जवाब हो जाएगा विकल्प 3 करण कारक। अगला प्रश्न है कि रामम गृहम गच्छत का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा राम घर जाता है। विकल्प ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। तो
तो साथियों आज की पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे के प्रश्न पत्रों को भी आपके सामने हल किया जाए तो इसके लिए कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर सूचित करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।